आज फिर थोड़ा समय है मेरे पास, बकवास करने का मन है। मौसम भी मज़ेदार है। वैचारिक कचरा फेंक रहा हूँ, शायद आपको मज़ा आए। हास्य विनोद के संदर्भ में लीजिएगा। आज का विषय है सामाजिक सम्मोहन और स्वसम्मोहन, सोशल हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस। वैसे मैं हिप्नोटिज्म के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, ना ही मैं कोई मनोविश्लेषक हूँ, ना ही मनोवैज्ञानिक हूँ। बस ऐसे ही कहीं से थोड़ा बहुत गुरु घंटालों से सुन रखा है, कुछ अपना थोड़ा बहुत अनुभव है। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए ये कचरा फेंक रहा हूँ, और हो सकता है मेरी बातें पूरी तरह गलत हों। फिर भी मनुष्य का जब जन्म होता है, उसके पहले की बात जब वो गर्भ में है, तब भी वैज्ञानिक कुछ बातें कह रहे हैं, तो वहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। जैसे ही मनुष्य इस धरती पर आता है, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस, वो चीज़ों को कलेक्ट करने लगती हैं और मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। जो वो गंध सूंघ रहे हैं, जो स्वाद ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, वो सब कुछ मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सामान्य बात है, सभी लोग जानते हैं। इसके फायदे हैं, ये आवश्यक भी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम आना शुरू होते हैं किस ढंग से? जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है, उसकी ये स्मृति समाज में चारों तरफ जो दृश्यमान है, उपलब्ध है, दृश्य श्रव्य के रूप में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, वो उसके अंदर छवि निर्मित करने लगते हैं, और वो सारी की सारी छवि उसका व्यक्तित्व बनने लगती है, और कहीं ना कहीं जाके वो उसके कामनाओं का, इच्छाओं का हिस्सा बन जाती है। एक उदाहरण से समझेंगे। रिकॉर्डिंग की जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। एक छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास जो सुनता है वही भाषा बोलने लगता है। रिकॉर्डिंग हुई और उसका पुनरुत्पादन हुआ। अगर वो मराठी परिवेश में है तो मराठी बोलने लगता है, बंगला में है तो बंगाली बोलने लगता है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा बोलने लगता है। उसकी पसंद और नापसंद भी उसी तरह निर्मित होती है। यदि वो पंजाब में है तो पंजाबी खाना पसंद करने लगता है, अगर वो दक्षिण भारत में है तो वहाँ का व्यंजन पसंद करने लगता है, अगर वो चीन में होगा तो चाइनीज़ फूड पसंद करे। अलग बात है कि अब भारतीय भी चाइनीज़ फूड पसंद करने लगे हैं। यहीं से एक मोड़ आता है। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय भी चाइनीज़ फूड पसंद करने लगे हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ होगा? होता ये है कि जब कोई चीज़ समाज के द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है, और समाज के द्वारा स्वीकृत करने के लिए एक बहुत बड़ा
हथियार है वो है उसका प्रचार, उसकी अभिव्यक्ति। एक सरल उदाहरण अगर आप देखें आपके आसपास, अभी हम जैसा कि चाइनीज़ फूड की बात कर रहे थे, एक समय था जब चाइनीज़ फूड कोई जानता नहीं था, ना मोमोज जानता था, ना ही नूडल्स का पता था, नाम भी नहीं सुना था लोगों ने कि ऐसा कुछ होता है। नूडल्स की बात जब आई तो उसके पहले तो हमारे यहाँ सेवइयाँ बनती थी, तो जब नूडल आया तो वो सब ने समझा कि ये सेवइयाँ ही है। और मुझे तो याद है कि जब पहले बार चाउमीन बना के मैंने अपनी माँ को खिलाया तो वो बोलने लगी ये क्या केंचुआ जैसे खिला रहे हो मुझे। तो धीरे धीरे वो सर्व स्वीकृति आ गई और इसके पीछे इनका एक प्रचार होता है। इसके पहले थोड़ा मैं याद कर रहा हूँ, भोजन फूड हैबिट्स बात हो रही इसलिए, मध्य भारत में और उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय व्यंजनों का उतना प्रचलन नहीं था। इडली नहीं जानते थे, डोसा नहीं खाता था कोई। धीरे धीरे इडली और डोसा को जानने लगे लोग, आने जाने लगे, यहाँ वहाँ परिवहन के साधन हुए और प्रचार भी हुआ। तो इडली को हेल्दी फूड के रूप में माना जाने लगा, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक उसी तरह से डोसा को उत्तर भारत में अधिकांश तली भुनी चीज़ बड़ा पसंद करते हैं, पूड़ी कचौड़ी और ये सब चीज़ें। तो वहाँ जैसे ही इसे हेल्दी फूड के रूप में प्रमोट किया गया, प्रचारित किया गया, लोगों ने उसको खाना शुरू किया। और हम भारतीय लोगों की थोड़ी सी आदत भी मज़ेदार है, हम लोग किसी चीज़ को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। एक उदाहरण आप देखेंगे, चाय, शायद जब चाय चली होगी, कहा जाता है, मैंने सुना है, पता नहीं है, कि अंग्रेज़ों ने इसको प्रमोट किया था, वो लेके आए थे और उस समय केवल चाय पत्ती उबाल के वो पी जाती थी। मुझे याद है एक दो पगोड़ा में मैं गया था तो वहाँ भी उसके बाहर एक कंटेनर रखा रहता है जिसमें जो भी दर्शनार्थी जाते हैं तो वो चाय अपने घर से लेता है। चाय मतलब उबली हुई चाय पत्ती। और वहाँ मैं गया था तो उन्होंने ये बताया कि ये चाय पत्ती को, चाय जो रहती है, इसको भिक्खू जो रहते हैं वहाँ पर वो पीते हैं और उसके बाद वो मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में हेल्पफुल है, ऐसा कुछ मुझे उसे बताया गया था। खैर जो भी हो, तो वो चाय पत्ती जो पानी में उबाल कर पी जाती थी, उसमें धीरे से कितना बदलाव आया। हमने उसमें दूध डाल दिया, उतने में चैन नहीं पड़ा। फिर उसमें बेचारा कुट के अदरक पड़ने लगा। बनती चाय है, कुटाई अदरक की हो जाती है। कुछ लोगों ने उसमें गुड़ डाल करके प्रयोग किया, कुछ शक्कर के साथ में पीने लगे। कुछ लोगों ने तो और भी अच्छे अच्छे मसाले बनाए, जिसमें मेरे ख्याल से दालचीनी भी, अदरक, मतलब सारा गरम मसाला जैसा कुछ मसाला है। तो इस तरह हमने चाय को भी अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया, ढाल दिया। ठीक वही स्थिति मोमोज की, मुझे पता नहीं सच बोल रहा हूँ या झूठ। सबसे पहले जब मैंने मोमो खाया था, मोमोज तो उबले हुए थे और चटनी के साथ जो उन्होंने दी थी हमारे तिब्बती भाइयों ने, तो वो खाया था। अब तो मैं देखता हूँ कि उबला हुआ उतना मज़ा नहीं आता, तो उसको तल लिया गया और फिर शायद उसकी जो चटनी है
वो भी बदल गई। तो इस तरह से भोजन में भी हम नवाचार प्रयोग करते रहते हैं और धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है मनोमस्तिष्क में पड़ता है, फिर हम वही स्वाद खोजने लगते हैं, उसी चीज़ के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो समाज में जो चारों तरफ बिखरा हुआ है वो एक सामाजिक सम्मोहन तैयार करता है और ये सामाजिक सम्मोहन स्वसम्मोहन में परिवर्तित हो जाता है। एक और उदाहरण से आपको शायद क्लियर हो जाए कहना ठीक नहीं है, एक और उदाहरण लेते हैं। क्लियर तो हो सकता है सभी को, सब जानते हो, लेकिन मैं उस पर बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं करता होगा, जानते सब होंगे। फिल्मों में या एडवर्टाइजमेंट में किसी एक चीज को खास ढंग से दिखाया जाता है। जेवर होते हैं, कपड़े होते हैं, कोई उत्पाद होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, किसी भी चीज को खास ढंग से दिखाया जाता है और वो खास ढंग से दिखाने पर मनोमस्तिष्क में उसकी छवि बार बार दिखा करके, बार बार देख करके इंप्रेशन तैयार किया जाता है माइंड में और फिर अनजाने में ही मनुष्य उस चीज को खोजने लगता है। ये सामाजिक सम्मोहन है, लेकिन वो खोजने लगता है ये स्वयं का सम्मोहन है। अगर मनुष्य चाहे तो सामाजिक सम्मोहन से जागरूक होकर के कि ये मेरे भीतर सम्मोहन तैयार हो रहा है, उसके प्रति सजग होकर के क्या क्यों जैसे प्रश्न अपने भीतर से ही पूछ करके मुक्त हो सकता है। और जब वो सामाजिक सम्मोहन से मुक्त होगा तो उसका सेल्फ हिप्नोसिस स्व सम्मोहन तैयार नहीं होगा। हम हर क्षेत्र में देखेंगे तो ऐसा होता है। एक बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के हाव भाव और किसी चीज का किसी छोटे पद वाले या किसी बच्चे के मनोमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। ये सामाजिक सम्मोहन हुआ। उसके चलने का ढंग, बैठने का ढंग, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, ये उसके मनोमस्तिष्क में अंकित होती है और फिर वह ऐसा ही बनना चाहता है बिना इसका आकलन किए कि उस व्यक्ति में ऐसा बनने से, ऐसा होने से ऐसे कौन से विशिष्ट गुण परिलक्षित हो रहे हैं। छोटा उदाहरण, बहुत छोटे छोटे उदाहरण लेके चलता हूं। एक छोटा बच्चा है, किसी अपने बड़े को, आस पड़ोस के, उसको बड़े शान से सिगरेट पीते हुए देखता है। बड़ी शान से सिगरेट जलाता है, फिर कस लेता है। उसके बाद जो आत्मविश्वास के साथ वो हवा में धुएं के छल्ले बना के छोड़ता है, तो छोटा बच्चा सोचता होगा कि कुछ बढ़िया काम हो रहा है, हमारे बड़े भैया, हमारे अग्रज, वरिष्ठ कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी चाहता है, सामाजिक सम्मोहन की तरह ही काम करता है और फिर उसके अंदर खुद ऐसा करके ऐसी छवि बनाने की इच्छा होने लगती है। वो भी सिगरेट पर प्रयोग करने लगता है और किसी दिन एडिक्ट हो जाता है, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से सम्मोहित हो जाता है, वैसा ही बनना चाहता है। IAS, IPS ऐसा बनना चाहता है और बन भी जाता है। बनने के बाद अगर वह सजग रहा तो पता लगेगा कि सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस बनने के पीछे उसने क्या खोया और ऐसा हो करके उसको क्या मिला, ये वो देख पाएगा। लेकिन अगर वह सजग नहीं है तो वह भी उसी क्रम में जुड़ेगा जो उसके पहले जिसने देखा था
कि ऐसे चलते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे कार में बैठते हैं, ऐसे उनके पीछे गार्ड घूमते हैं, तो वो बस उसी चक्रव्यूह में, सामाजिक सम्मोहन के में फंसा रह जाता है। बहुत कम उस सम्मोहन से बाहर निकल पाते हैं। एक और उदाहरण अगर लूँ, राजनीति के क्रम में हमेशा एक छोटा कार्यकर्ता किसी पद की चाह में चलता है कि मुझे जिला स्तर का कोई पद मिल जाए, ब्लॉक स्तर का कोई पद मिल जाए, राज्य स्तर का कोई पद मिल जाए। वो देखता है अपने वरिष्ठ राजनेताओं को कि वो किस ढंग से प्रभावपूर्ण है, कैसे किसी मंच पर बैठते हैं, कैसे व्याख्यान देते हैं, उनकी क्या प्रतिष्ठा है। एक सम्मोहन निर्मित होता है उसके मनोमस्तिष्क में, और वो सम्मोहन खींचता है, उसका स्वसम्मोहन भी बन जाता है, और वही स्वसम्मोहन फिर उसे किसी ठीक राजनेता की तरह उस पार्टी का गमछा डाल करके और उसी अंदाज में व्याख्यान देने के लिए बाध्य कर देता है। एक छोटी बच्ची है, वो देखती है अपनी टीचर को, अपनी माँ को, बहन को, किस ढंग से वो कपड़े पहनते हैं, किस ढंग से वो पर्स को लटकाते हैं, किस ढंग से वो चलते हैं। वो छवि उसके मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाती है, और फिर धीरे धीरे स्वसम्मोहित होकर के वो उसका अनुकरण करने लगती है और वही बनना चाहती है। लेकिन बहुत कम, बहुत बिरले हैं जो इन सब को देख करके उसके मूल कारण को खोज पाए, और उसके मूल कारण को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक तर्क शक्ति, बुद्धि का होना आवश्यक है। जब बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, महावीर कहते हैं अत्ता अत्तनो नाथ, तो इसका यही अर्थ है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस सम्मोहन को, इसको माया का प्रभाव भी कह सकते हैं, इसको समझ पाए, और समझने के लिए हमारे पास जो विवेक है या बुद्धि है, उसमें क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न अगर हों तो आसानी से समझा जा सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे। और ये जो लोगों ने कहा है कि अरे कभी शिमला घूम के देखो, कितनी बढ़िया जगह है, अनायास हमको लगने लगता है कि वाकई शिमला कोई बहुत बढ़िया जगह होगी। फिर हमारे मन में एक जगह बन जाती है कि कभी मौका मिले तो शिमला घूमने जाएंगे। हमारे पड़ोसी गए हैं, उनका स्टेटस देखा, कोई बोलता है कि नहीं नहीं, आप कभी गोवा घूम के आइए, बहुत मजा आता है। किस स्तर पर वो ठीक है, किस स्तर पर मजा लिया जाता है वो भी ठीक है, लेकिन जिस स्तर पर मेरे भीतर वो सम्मोहन निर्मित हो रहा है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस बकवास का जो मूल है वो यही कि किस तरह से समाज में फैले हुए चारों तरफ दृश्य श्रव्य सामग्रियां, प्रचार प्रसार के माध्यम, एक माया का जाल निर्मित करते हैं, सम्मोहन की दशा में आपको पहुंचा देते हैं, जिससे आप स्वसम्मोहित होके अनायास ही
उसकी तरफ जाने लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है थार, कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितना बढ़िया वाहन है। बच्चे बच्चे देखने लगते हैं कि थार, जहां से गुजरी थार। आखिर यात्रा ही तो करनी है। इतने लाख की गाड़ी होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए, भले उसका कोई उपयोग हो ना हो, लेकिन सनरूफ वाली गाड़ी। थार, पता नहीं कहाँ घूमना है, किस जंगल में, किसी पहाड़ में। मैंने आज तक थार को चढ़ते देखा नहीं, चढ़ा ही नहीं सकते, वहाँ इतने पेड़ हैं, कहाँ चढ़ा लोगे उसको। लेकिन दिखाया ऐसा जाता है कि पता नहीं थार कहाँ चढ़ी जाएगी, किसी पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाएगी। और भी बहुत सारी चीजों में ये सामाजिक सम्मोहन आता है। एक और मुझे स्मृति में आ रही है कि फिल्मों में प्रेम दिखाया जाता है, गजब प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का, हीरो हीरोइन जो रहते, नायक नायिका का, 7 जन्म का प्रेम, जन्म जन्मांतर का प्रेम। फिर गीत, आहा, ऐसे संगीत और गीत होते हैं, लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं प्रेम क्या है, यही शाश्वत प्रेम है। और संसार में आप देखिए, प्रेम की वास्तविक स्थिति क्या है, आप स्वयं देख सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस ढंग से प्रेम को प्रचारित किया गया, संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, फिल्मों में दृश्य दिखा करके, उसने इतना जबरदस्त सम्मोहन निर्मित किया, खासकर बाल मन में, युवा मन में, कि सभी प्रेम के चक्कर में पड़ गए, बिना यह जाने कि वास्तव में है क्या। ये जो प्रेम दिखा रहे हैं फिल्मों में, ये गीतों में, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका अन्वेषण करने का कोई विकल्प नहीं देते, कहीं उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कुछ जो जान जाते हैं, जैसा जिन आधारों पर मैं ये बकवास कर रहा हूं, ऐसे जिनको मैंने सुना, जिन्होंने बताया, जो इस सम्मोहन से बाहर निकल पाए, वे ही बता पाते हैं कि ऐसा नहीं है। कबीर कह पाते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। कभी नानक बता पाते हैं, कभी बुद्ध बता पाते हैं। बहुत दुर्लभ बताने वाले मिलते हैं, और फिर सौभाग्य होता है जब ऐसे बताने वालों की बातें हम पता नहीं क्यों सुन पाते हैं। अगर कहीं और तर्कों के स्तर पर देखें तो बुद्ध, महावीर, नानक, ऐसे भी लोग एक सम्मोहन निर्मित करते हैं, और ऐसे ये भी सामाजिक सम्मोहन की स्थिति में आएगा, सोशल हिप्नोसिस की। और इनके सम्मोहन के प्रभाव में मुझ जैसा व्यक्ति ऐसी बातों पर स्वसम्मोहित होकर फिर बकवास करने लगता है, फिर बोलने लगता है कि बाकी माया है,
मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। और इसी सामाजिक सम्मोहन के चलते कोई बाबा बन के बैठ जाता है, गुरु घंटाल बन के बैठ जाता है और जबरदस्त माया जाल तैयार करके फिर पता नहीं क्या क्या तमाशे शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे, कोई भविष्य बताता है, कोई पर्चे निकालता है, तो कहीं ना कहीं यह भी सामाजिक सम्मोहन से स्वसम्मोहन की स्थिति है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं स्वयं सामाजिक सम्मोहन से प्रभावित नहीं हूं या स्वसम्मोहित नहीं हूं। तर्कों के दायरे में मैं भी हूं, किंतु मुझे अगर ये भी सम्मोहन है तो ये शायद बेहतर स्थिति होगी, ऐसा कह सकता हूं। अनजाने बिना सार्थकता के किसी चीज के पीछे जो ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से हमारे भीतर गया, उसके पीछे दौड़ना, उससे बेहतर ये लगता है कि हम सजग होकर के तर्क संगत ढंग से जीवन में उन चीजों का सम्यक उपयोग कर पाए। तो शायद इसे मैं कहता हूं सामाजिक सम्मोहन व स्वसम्मोहन से बाहर होना, या उसे समझ करके सही उपयोग करना। जो चीज आपको उचित लगे वो नाम इसे दे सकते हैं, या तो बाहर आना कह सकते हैं या सम्यक उपयोग करना कह सकते हैं। कई बार मैं देखता हूं लोगों को भोजन के प्रति गजब का सम्मोहन रहता है। एक खास स्वाद, हर जगह वो उसी को खोजेंगे। किसी रेस्टोरेंट में कहीं गए खाने के लिए, ऑर्डर दे दिया, सस्ता तो होता नहीं, इतना महंगा भोजन आएगा। पहली तो बात मेरी समझ के अनुसार अन्न ब्रह्म भोजन मिल गया, यही प्रभु की कृपा प्रसाद। अब जैसे उनके सामने आया, उन्होंने चखा, उनकी सम्मोहित अवस्था में जो स्वाद बना हुआ है वो अगर उससे अंतर हुआ, बस वो परेशान हो गए। 2-4 कौर खाए, पूरा छोड़ दिया। ठीक नहीं बना है, अच्छा नहीं है, वहां अच्छा बनता है, उस रेस्टोरेंट में अच्छा होता है, यहां बनाना नहीं आता। पैसे का अपव्यय हुआ। चलो, धन आपने कमाया था, आपका है, दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, लेकिन जो भोजन बनाने में संसाधन लगे, जो किसान के खेत से फिर उसका तरह तरह से प्रसंस्करण होकर के आपकी प्लेट तक आया, उसका व्यय हुआ। आखिर स्वाद के लिए इतना परेशान क्यों है कितनी देर के लिए स्वाद? अभी खाया, थोड़ी देर बाद सब बदल जाएगा। चलिए, आप रोज बहुत अच्छी चाय पीते हैं, आज थोड़ी सी बेस्वाद चाय पी लीजिए। चाय तो है, थोड़ी बेस्वाद है, बेस्वाद का मजा ले लें। रोज आप बहुत अच्छे चाउमीन खाते हैं, बहुत अच्छे नूडल्स का मजा लेते हैं, आज थोड़ा सा बनाने वाले का अपना अंदाज रहता है, हर एक बनाने वाले का, किसी रेस्टोरेंट में थोड़ा अलग बन गया, चलिए थोड़ा सा भिन्न स्वाद का मजा लीजिए। नमक ज़्यादा हो गया कि नमक मिर्ची कम हो गई। मिर्ची से मुझे ख्याल आया कि अगर आप महाराष्ट्रियन
फूड का मज़ा लेना जानते हैं तो आपको तीखी मिर्ची पसंद आएगी। अब अगर आप उत्तर भारत में चले गए तो वहाँ मीठा पसंद करते हैं। अब वो मिर्ची वहाँ मिलेगी नहीं तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे कि यहाँ तो मिर्ची है नहीं, बड़ा बेस्वाद है भोजन। मीठा वाला उत्तर भारत वाला अगर महाराष्ट्र में चला गया वो परेशान हो गया, इतनी तेज मिर्ची, आंसू आ गए जीभ छन्न आ गई। अरे 1 दिन 2 दिन खाना है, खा लीजिए। और मज़ा तो तब आता है कि यह सामाजिक सम्मोहन स्व सम्मोहन में कैसे निर्मित हो जाता है। अगर वही व्यक्ति महाराष्ट्र में सालों रहने लगे तो कुछ दिन बाद उसको भी वही कड़ी पत्ता और वही मिर्ची में आनंद आने लग जाएगा, उसी की तलाश में करेगा। अगर महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर भारत में बहुत दिनों तक रहने लगे तो कुछ दिन बाद 1 या 2 पीढ़ी में जा कर के हो सकता है पहली पीढ़ी में नहीं दूसरी पीढ़ी में उसे मिठाइयाँ पसंद आने लग जाए। दक्षिण भारत में चला जाए, दक्षिण भारतीय व्यंजन पसंद आने लग जाए। तो इस तरह से सामाजिक सम्मोहन कितना प्रभावशाली है हमारे स्व सम्मोहन के निर्माण में, और हम इसी सम्मोहित अवस्था में अपना जीवन जीते हैं। और इस सम्मोहित अवस्था से बाहर निकलना तो नहीं मैं कहूँगा, इस सम्मोहित अवस्था को ठीक ठीक समझ पाना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम इसी की तरह किसी बेहोश व्यक्ति की तरह या नींद में जैसे सपने चलते रहते हैं और हम उन सपनों के पीछे, उन सपनों में एक किरदार की तरह चलते रहते हैं, ऐसे ही हम इस सम्मोहित अवस्था में किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और उसके परिणाम जो हैं वो सबके सामने हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटी सी बात को लेकर के मैंने इतना देर तक के बकवास की, हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगा और वही कि मेरी बकवास को आपने सुना, इसके लिए